तो हम कर रहे हैं समर 22-21 अब। ठीक है जी, डिफाइन वेलोसिटी, पूरी उम्मीद है किसी को याद नहीं होगी इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन। सो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट in a specific linear direction। ठीक है जी, स्पेसिफिक लीनियर डायरेक्शन। अच्छा जी, अब आ जाओ इस पे। अब रॉक ऑफ मास 7.5 kg is projected vertically upwards from the surface of a planet. The rock leaves the surface of a planet with a speed of 4 meter per second at time t equals to 0. The variation with time of the velocity v of the rock is shown in figure 1.1। कुछ ऐसा है। ठीक है जी, नाउ आप लोगों को काउंटर इंटुइटिव नहीं लगना चाहिए, हमने बहुत दफा ये डिस्कस करे हुए ग्राफ्स। कुछ ऊपर उछाला है तो वी हैड अ पॉजिटिव वेलोसिटी, ऊपर जाते 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 वो वेलोसिटी जीरो हुई एंड देन इवेंचुअली वो वापस से अब वो नेगेटिवली यानी नीचे की तरफ आ गई है। ठीक है जी, सो दिस इज द प्रॉपर ग्राफ। इसमें ग्रेडियंट भी कांस्टेंट है, यानी इसका मतलब क्या है कि हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है जो भी इस प्लेनेट पे है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। तो लेट्स सी, लेट्स डू दैट। अच्छा, अज्यूम दैट प्लैनेट डज नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर एंड दैट द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉक इज ऑलवेज जीरो। कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल ही है, वरना ये ग्राफ सीधी लाइन नहीं बनती, टेढ़ी लाइन बनती, ठीक है, कर्व लाइन बनती। डिटरमिन द हाइट ऑफ द रॉक अबव द सरफेस ऑफ द प्लैनेट एट टाइम t इक्वल्स टू 4 सेकंड्स। तो 4 सेकंड्स पे हाउ डू आई वर्क आउट कि इसकी हाइट क्या है अबव द सरफेस ऑफ द प्लैनेट? एनी आइडियाज जिससे जिसके थ्रू हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में we used to work out the velocity time graph में used to work out the distance? Was there any way we could do that? एरिया अंडर ग्राफ। ठीक है जी, तो इस ग्राफ को सबसे पहले तो हम पहले अच्छी तरीके से समझ लें और फिर एरिया ग्राफ से कर लेंगे। देखो, दिस इफ आई एम सेइंग अपवर्ड इज पॉजिटिव, और अपवर्ड ही पॉजिटिव होगा, अग्रीड होना चाहिए सबको। वो क्यों? बिकॉज ऊपर की तरफ जा रहे थे तो ऊपर इनिशियली प्रोजेक्ट किया है विद वेलोसिटी। ठीक है ना, वो वेलोसिटी पॉजिटिव दिखाई, इसको मतलब अपवर्ड्स ही पॉजिटिव बोला है। सो अपवर्ड इज पॉजिटिव, यस मींस नो रेजिस्टेंस, यस एग्जैक्टली। ठीक है, तो अपवर्ड इज पॉजिटिव, तो क्या हुआ होगा, बॉल को इन्होंने प्रोजेक्ट किया है कोई वेलोसिटी के साथ, और वो वेलोसिटी हमें दी हुई है, वो 4 मीटर पर सेकंड हमें प्रोजेक्ट करके दिया। ठीक है जी, ये बॉल ऊपर गई 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 गई, इवेंचुअली जीरो पे आई और फिर वापस नीचे आने लगी। ठीक है जी, सो इट्स समथिंग लाइक दिस। ठीक है जी, एंड कुछ इस तरीके से यहाँ तक ही है बस मोशन, 4 सेकंड्स तक। ठीक है, यहाँ पे हमारी वेलोसिटी मोमेंटरीली जीरो होती है। ठीक है, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी। द मोशन इज समथिंग लाइक दिस, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है समझ। ठीक है जी, अच्छा, ऊपर जाते हुए जो एरियन ग्राफ है वो ये रहा। ठीक है जी, ये सारा जो एरियन ग्राफ होगा ये होगा कि आपने ऊपर जाते हुए आपकी मैक्सिमम हाइट क्या थी, दिस विल गिव मी द मैक्सिमम हाइट यहां तक। ठीक है जी, उसके बाद अगर मैं इसमें से ये निकाल दूंगा जो नेगेटिव एरिया है, तो मेरे पास वो आ जाएगा कि कितनी इसमें से मैं नीचे आ चुका। ठीक है जी, सो आई विल वर्क आउट बोथ एरियाज द ट्राइंगल्स एंड देन सबट्रैक्ट द टू। सो एरिया विल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एक एरिया निकाल लेते हैं, एक एरिया क्या है, दैट्स 4 और बेस उसकी 2.5 है। सो लेट्स डू दैट। सो हाफ इंटू 2.5 इंटू 4, एक ये एरिया की वैल्यू दे दें, और दूसरा वाला जो है वो क्या है, दैट इज हाफ इंटू, दिस इज वेट, दिस इज नेगेटिव 2.4 आई बिलीव। सो दिस इज अ नेगेटिव 2.4 एंड ये क्या है 2.5 से लेके 4 तक, तो आई बिलीव दिस इज अ 1.5। ठीक है जी, तो 0.5, यस दिस शैल बी ए 1.5, और ये वाली जो आई है वो आई है नेगेटिव 2.4। ठीक हो गया, सो दिस वन इज ए नेगेटिव 2.4। ओके जी, थैंक यू। सो हाफ 5 इंटू 2.4। ठीक है जी, तो अलमा कह रही है एक आया है आपके पास, ये वाला है 5, ये वाला आया है 1.8। अब अगर मुझे हाइट निकालनी है जो अबव दी सरफेस अब रुकी अब बची हुई है, तो 5 में से ये 1.8 निकालना पड़ेगा। सो व्हाट इज दी हाइट वर्किंग आउट टू बी 3.2। ठीक है, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई कंफ्यूजन, कोई अनक्लियरिटी हो तो मुझे बता दीजिएगा, so that we are not unclear with anything. Determine the change in momentum of the rock from time t equals to 0 to time t equals to 4 seconds। निकाल लेते हैं चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे? चेंज इन मोमेंटम ऐसे निकालेंगे, अच्छा निकालेंगे कैसे, वो तो पहले लिख लेते हैं। चेंज इन मोमेंटम आता है भाई थ्रू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, राइट? इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे होगा टाइम t इक्वल्स टू 0 पे,
फाइनल मोमेंटम कहाँ पे होगा? फाइनल मोमेंटम इधर होगा 4 सेकेंड्स पे उस पर, ठीक है जी। तो 4 सेकेंड्स पे वेलोसिटी क्या आ रही है? वो आ रही है -2.4, ठीक है जी। डाउनवर्ड्स हम नेगेटिव है तो -2.4 आ रही, सही आ रही है। तो सबसे पहले तो इधर जो वेलोसिटी है दैट इज ए -2.4, और इधर जो वेलोसिटी है वो क्या है? वो है +4, ठीक है जी। सो कर लेते हैं। फाइनल मोमेंटम विल बी, मास कहता है इसका 7.5 kg का, ठीक है जी। सो 7.5, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी? ये रही इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये रही। फाइनल वेलोसिटी इज -2.4, माइनस फॉर्मूला का पार्ट है। इनिशियल मोमेंटम क्या है? दैट इज 7.5 एंड देन 4, ठीक है जी। ये आ गया, सही है जी। सो व्हाट आर वी गेटिंग एज आवर आंसर टू दिस? सो वी आर गेटिंग ए -48, ठीक है। आप -48 लेके आना चाहो वो भी सही है, आप नहीं लेके आना चाहो, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड देना चाहो, क्योंकि चेंज है तो कोई मसले की बात नहीं है। यू कैन राइट आइदर ऑफ टू, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। चेंज में कुछ भी लिख सकते हो। डिटरमिन द वेट W ऑफ द रॉक ऑन दिस प्लेनेट, ठीक है ना। इस प्लेनेट पे वेट W निकाल दें तो आई बिलीव, अच्छा अब देखो उन्होंने ये चेंज मोमेंटम निकलवा दिया, इसी से कर लेते हैं, क्योंकि हम अगर इधर इधर फोर्स का फॉर्मूला लगा दें चेंज मोमेंटम ओवर अपॉन टाइम तो उससे कर लेते हैं, ठीक है जी। सो लेट्स डू दैट। सो फोर्स इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है जी। पहली दफा देख रहे होगे ऐसा सवाल जिसमें कोई कोलिजन वोलिजन नहीं हुई, एक बॉल ऊपर से यूं गई, ठीक है। द फॉर्मूला फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज मोमेंटम इज यूनिवर्सली ट्रू, मतलब वो हर जगह लग सकता है, ठीक है जी। तो इस केस में फोर्स क्या है? वो वेट है। वेट हैज कॉज्ड दिस चेंज ऑफ मोमेंटम, तो हम उसका टाइम ले लेंगे, हमारे पास हमारी फोर्स आ जाएगी। देख भी लोगे, आ भी जाएगी। चेंज इन मोमेंटम हमारा 48 आ रहा है, टाइम हमारा 12 सॉरी टाइम हमारा 4 सेकेंड्स था, ठीक है जी। हमने 4 सेकेंड्स के ओवर लिया है। सो आर वेट विल वर्क आउट टू बी 12 न्यूटन्स। सो दिस इज आर वेट, दैट इज 12 न्यूटन्स, ठीक है जी। दूसरा तरीका क्या था? अगर कोई ऑल्टरनेट तरीका भी करना चाहता वो भी कर सकता था, लेकिन वो होता है कि उसको एक्स्ट्रा स्टेप्स करने पड़ते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते थे? यू कैन वर्क आउट द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ, वो होगी हमारी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकाल लेते, फिर वेट जो होता वो आपकी हो जाती ये, ठीक है जी। जस्ट राइट G ओवर, तो G जो है वो ग्रेडियंट ऐसे आ जाता है, एंड देन W इक्वल्स टू mg। अब ये एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ता, हमने इस तरीके से नहीं किया, हमने चेंज इन मोमेंटम वाले तरीके से कर लिया, ठीक है। तो जरूरी नहीं है चेंज इन मोमेंटम वाला तरीका सिर्फ कोलिजन में हो, या कोई गाड़ी चल रही है हवा पीछे फेंक रही है तो उसमें हो, कोई रॉकेट उड़ रहा है तो उसमें हो, नहीं। चेंज इन मोमेंटम इज यूनिवर्सली ट्रू। वेट के लिए भी वेट भी एक चेंज मोमेंटम ही तो कॉज कर रहा है। अगर ये रॉक ऊपर गया तो एक चेंज मोमेंटम ही कॉज हुआ, तो वेट ने कॉज किया, ठीक है। इसी तरह जो भी चीज चेंज मोमेंटम कॉज करेगी, कभी भी अगर चेंज मोमेंटम होगा तो हमेशा फोर्स की वजह से होगा। अब वो फोर्स जिसकी वजह से हुआ है वो उससे कैलकुलेट की जा सकती है, ठीक है। अच्छा 12 भी लिखना था, रुको, हमने 2 सेकंड में चल रहा था, ठीक है जी। अच्छा, इन प्रैक्टिस द प्लैनेट इन बी डज हैव एन एटमॉस्फेयर सो दैट अ विस्कस फोर्स जो एयर रेजिस्टेंस है इन एयर एक्ट्स ऑन द मूविंग रॉक, ठीक है जी। तो विस्कस फोर्स एक्ट कर रही है मूविंग रॉक पे, एटमॉस्फेयर है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द वेरिएशन इफ एनी इन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉक एज इट मूव्स वर्टिकली अपवर्ड्स। तो जब वर्टिकली अपवर्ड्स जा रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स को क्या फर्क पड़ रहा होगा? थोड़ा सा केस सिनेरियो डिस्कस कर ले। अच्छा मुझे बताओ, अगर वर्टिकली ऊपर जा रहे हैं हम, ठीक है जी, अगर हम वर्टिकली ऊपर जा रहे हैं, वेट तो सबको पता है वेट डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा होगा, ठीक है जी। वेलोसिटी आपकी ऊपर की तरफ है, सिर्फ वर्टिकली अपवर्ड्स वाले मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। वेयर डू यू थिंक इज द ड्रैग फोर्स एक्टिंग टू? ड्रैग फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी? नॉट अप, इट विल आल्सो बी एक्टिंग डाउनवर्ड्स। इट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस मोशन। जो आपकी वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा उसके हमेशा ऑपोजिट होगा, ठीक है जी। सो ड्रैग फोर्स इज आल्सो एक्टिंग डाउनवर्ड्स, यानी नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स इज बेसिकली ड्रैग फोर्स प्लस द वेट, ठीक है जी। और ये दोनों ही नीचे तरफ एक्ट कर रही हैं, तो नेट फोर्स ही कंप्लीटली नीचे तरफ एक्ट कर रही है, ठीक है। नाउ व्हाट डू वी सी? वी क्लियरली सी के ऊपर जाते हैं हमारी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। जाहिर बात है भाई, अगर दो एक्सेलरेशन, अगर ये एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करके जीरो होगी। तो जब वेलोसिटी आहिस्ता 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 करके डिक्रीज होगी, वेलोसिटी जब आहिस्ता आहिस्ता करके डिक्रीज होगी तो ड्रैग फोर्स भी डिक्रीज होगी, और ड्रैग फोर्स के डिक्रीज होने की वजह से नेट फोर्स भी डिक्रीज करेगी, ठीक है जी। सो लेट्स राइट दैट एज द बॉल मूव्स अप, ठीक है। इन्होंने इधर लफ्ज इस्तेमाल जो किया है वो विस्कस फोर्स इस्तेमाल किया, मैं भी विस्कस फोर्स के बारे में बात कर रहा हूं। तो एज द बॉल मूव्स अप द विस्कस फोर्स एक्ट्स डाउनवर्ड्स,
ठीक है जी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द विस्कस फोर्स decreases as velocity upwards decreases. The magnitude of the viscous force decreases as the velocity upwards decreases, and so the net force, net force लिखते हैं, net force given by drag force, या अगर viscous लिखते हैं, viscous force plus the weight also decreases. ठीक है जी। तो ये हो गई हमारी पूरी की पूरी। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसको जरा याद कर लेते हैं। इट इज द पॉइंट थ्रू विच द वेट ऑफ द बॉडी इज assumed to act। ठीक है जी। अच्छा, अ नॉन यूनिफॉर्म रॉड, यानी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके ज्योमेट्रिक सेंटर में नहीं है। ठीक है जी। तो ये जो वेट जो दिखाया हुआ है, ये वेट बीच में नहीं दिखाया, 4 मीटर के 1.7 मीटर पे दिखाया, वरना ये 2 मीटर पे होता। ठीक है, दिस इज हकीकत में ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड है। अच्छा, the rod has length 4 meter and weight 44 Newton. The center of gravity of the rod is 1.70 meter from the end X. Point P is 1.10 meter from end X. ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे मार्क हुआ हुआ है जैसे जैसा वो बोल रहे हैं। A sphere hangs by a wire from end Y of the rod. The weight of the sphere is 3 Newton. The weight of the wire is negligible. ठीक है जी। वायर का वेट नेग्लिजिबल है, स्फीयर का वेट 3 न्यूटन है। A force F is applied vertically downwards at end X so that the horizontal rod is in equilibrium. By taking moments about P, calculate F. तो एक F फोर्स है, हमें मोमेंट्स के लिए कैलकुलेट करना है। आई बिलीव इन्होंने कुछ ऐसा लफ्ज हमें बताया है कि ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ये ला फोर्स F की इक्विलिब्रियम में है, तो आई बिलीव प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगाएंगे। लेट्स से दैट द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स will equals to the sum of clockwise moments। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स और क्लॉकवाइज निकाल लेते हैं भाई, कौन कौन से हैं। ये वाला क्या है, दिस इज एन एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज। ठीक है, इजी पीजी। अच्छा, एक्स पे फोर्स एफ एक्ट कर रही है, इसका मोमेंट आर्म 1.10 है। ठीक है, तो जो फोर्स एफ है वही एंटी क्लॉकवाइज है, उसका 1.10 है। ये बराबर होगी क्लॉकवाइज की, जिसमें से एक है ये 44 वाली, जिसका मोमेंट आर्म जो है वो 1.7 माइनस 1.1 यानी 0.6 है। सो 44 एंड देन 0.60। और दूसरी वाली क्या है, दूसरी वाली है 3 न्यूटन की, जो 4 में से अगर मैं 1.1 निकाल दूं तो आएगा। ठीक है जी। तो लेट्स वर्क आउट, 4 में से 1.1 निकालते हैं, 4 माइनस 1.1, दिस इज कमिंग आउट टू बी ए 2.9 मीटर्स। ठीक है जी। तो 2.9 ये आ रहा है, सो लास्ट वन 3 इंटू 2.9। ठीक है जी। एफ निकाल लेते हैं, व्हाट इज एफ वर्किंग आउट टू बी। एफ इक्वल्स टू 32 न्यूटन अकॉर्डिंग टू अब्दुल हादी। ठीक है, इज अब्दुल हादी करेक्ट, और कोई कंफर्म कर देगा। 31.909। ठीक है, आई टेक दैट वन। तो उसको राउंड ऑफ कर देते हैं, बिल्कुल सही बोला फिर अब्दुल हादी ने, एंड थैंक यू मिसबा एज वेल। अच्छा, उसके बाद आ जाओ, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द रॉड बाय द पिवट। बोल रहे हैं पिवट पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो निकाल लो। तो हाउ डू यू थिंक वी आर गोइंग टू वर्क आउट कि पिवट पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। नॉट क्लॉकवाइज माइनस एंटी क्लॉकवाइज, नॉट क्लॉकवाइज माइनस एंटी क्लॉकवाइज, नॉट दैट। the force is what you'll do, you know, भाई देखो इक्विलिब्रियम में अगर है तो नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड नेट मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। ऐसे ही होना चाहिए जब इक्विलिब्रियम में है। ये वाली कंडीशन को लेकर हम सॉल्व कर चुके हैं। नेट फोर्स अगर 0 होनी चाहिए तो जितनी फोर्सेस डाउनवर्ड्स हैं उनको कैंसिल आउट करने वाली एक फोर्स होनी चाहिए इधर,
which must be completely upwards to cancel everything out. ठीक है जी, तो 3 plus 44 plus whatever this F is, that will equals to the force at P. तो P पे जो फोर्स है वो कैसे आएगी, वो आएगी 44 plus 3 और ये है 32. So what is the force that we are getting? 79. ठीक है, 79 न्यूटन्स. ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाओ. The sphere in V is now immersed in a liquid in a container as shown in figure 2.2. The density of the liquid is this much. The upthrust acting on the sphere due to the liquid is 2.5 newtons. The magnitude of F is unchanged so that the horizontal rod is not in equilibrium. Rod जो है वो अब equilibrium में नहीं है. ठीक है जी. Use Archimedes principle to determine the radius r of the sphere. तो Archimedes का principle क्या था? कुछ याद है ऐसा जो हमने पढ़ा? What is Archimedes principle? Yes, Archimedes principle says that the upthrust is actually equal to the weight of the displaced fluid. तो upthrust is actually rho g v. ठीक है, rho a g for a regular solid है, स्फेयर के लिए फिर वो rho g v बन जाता है, तो क्योंकि स्फेयर का कोई एरिया और हाइट नहीं होती, हम उसका सीधा सीधा वॉल्यूम ले लेते हैं. ठीक है, अच्छा अब आ जाओ इधर के अपथ्रस्ट की वैल्यू दी हुई, डेंसिटी पता है 9.81 पता है हमें, रेडियस की जगह हम वॉल्यूम की जगह रेडियस का तरीके से एक्सपेंशन कर देते हैं. तो आई एम जस्ट एक्सपेंडिंग दिस वन मोर टाइम. मैं इसको इधर लिख रहा हूँ 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है जी. अच्छा तो अपथ्रस्ट क्या हो गई, डेंसिटी इज 1100, जी इज 9.81, 4/3 पाई आर क्यूब एंड अपथ्रस्ट को कर देते हैं 2.5. ठीक है जी. सो आर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा 2.5 इंटू 3 अपॉन 1100 इंटू 9.81 इंटू 4 पाई एंड देन होल क्यूब रूट. ठीक है, सब चीजें तो डिवाइड में भेजी है, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ और क्यूब रूट कर दिया एंड में हमने आंसर को. सो व्हाट इज द रेडियस वर्किंग आउट टू बी? 0.0381 and we had two significant, उसको टू सिग्निफिकेंट लेंगे. टू सिग्निफिकेंट क्या लिखूं इसको मैं, 0.08381 को 0.038. परफेक्ट. ठीक है जी. And then you have calculate the magnitude and direction of the resultant moment of the forces on the rod about P. ठीक है, अब इक्विलिब्रियम नहीं है तो अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के बराबर नहीं है. नेट मोमेंट निकालना है. नेट मोमेंट आई होप आप लोगों को याद हो. यू कैन से एनी वन इज अ पॉजिटिव एंड एनी वन इज अ नेगेटिव और फिर सॉल्व कर देते हैं. आई एम गोइंग टू से क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव अज्यूम करूंगा, एंटी क्लॉकवाइज उसमें सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, मेरे पास आ जाएगा मेरा मोमेंट कैसा है. ठीक है जी. आई होप ये सब याद हो. तो हम क्या कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं कि हम पिवट जो है वो पी पे रख देते हैं. ठीक है जी, जो है ऑलरेडी. और अब इधर से दोबारा से मोमेंट्स लगाना शुरू करते हैं. एफ जो थी ये थी 32. ठीक है जी. 44 ये थी. इसका वेट जो था ना वो था 3 न्यूटन. अपथ्रस्ट कितनी दी हुई है, अपथ्रस्ट दी हुई है 2.5 न्यूटन. ठीक है जी. अच्छा अब चाहो चाहो तो इन दोनों के लिए अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो. मतलब तुम ये करो कि तुम अपथ्रस्ट का मोमेंट अलग निकालो, ये अलग आएगा, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा, वेट का क्लॉकवाइज आएगा, वो कर सकते हो. अगर ये ना करना चाहो तो इन दोनों का नेट भी निकाल सकते हो, यानी 3 - 2.5, 0.5 फोर्स रह जाएगी डाउनवर्ड्स और फिर उसका एक पूरा मोमेंट ले लो. ठीक है. आई एम गोइंग टू डू द सेकेंड वन क्योंकि उससे वर्किंग थोड़ी सी मेरी छोटी हो जाएगी. तो मैं जो हूं इन दोनों का नेट निकाल रहा हूं. नेट क्या हो जाएगा, नेट ये हो जाएगा कि इट शैल बी ए 0.5 की फोर्स डाउनवर्ड्स. ठीक है जी. इट शैल बी ए 0.5 की फोर्स डाउनवर्ड्स. ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं. अच्छा जब ये करने जाएंगे तो पता चलता है ये वाली अभी भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है और 0.5 वाली भी क्लॉकवाइज है, कोई मसले की बात नहीं है. सो क्लॉकवाइज वाली हमने पॉजिटिव बोल दी, यानी 44 वाले का मोमेंट क्लॉकवाइज में पॉजिटिव में जाएगा. 44 का मोमेंट आर्म क्या था, 0.6 था. ठीक है. तो 44 का मोमेंट आर्म जो था वो था 0.6, पॉजिटिव में लिखेंगे ये. 0.5 भी क्लॉकवाइज थी और उसका मोमेंट आर्म क्या था, ये था 2.9. ठीक है. ये वाला जो 3 था उसके पास से एक्ट कर रहा है तो वही 2.9 लेंगे. सो 0.5 एंड देन 2.9 ये हो गई दोनों हमारी क्लॉकवाइज वाली. अब इसमें से एंटी क्लॉकवाइज सब्ट्रैक्ट करनी, यानी 32, और 32 वाले का मोमेंट आर्म क्या था,
1.10 था, ठीक है जी। सो दिस शैल बी -32 into 1.1. So what are we getting as our final answer? -7.35। तो टू सिग्निफिकेंट लिखेंगे तो 7.4 न्यूटन मीटर हो गया इसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या लिखूं? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि मैंने नेगेटिव कहा था, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स है, मेरा आंसर नेगेटिव आया। सो दिस मस्ट बी एन एंटी क्लॉकवाइज क्या कहते हैं मोमेंट। वेरी गुड, ठीक है जी। वी हैव अबाउट 15 मिनट्स, लेट्स डू दिस। डिफाइन पावर। पावर क्या होती है? पावर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, ठीक है जी। ये हो गया हमारा पावर आई बिलीव, या फिर रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क या फिर रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन। आई जस्ट डू दूसरी वाली, वो थोड़ी वर्डिंग ज्यादा सही है। रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन। अच्छा, a force F takes time t to move an object through a displacement x at constant velocity v in the direction of the force. The work done by the force is W. Use the definition of power to show that the power transferred by the force, यानी derivation करनी है P equals to FV की। तो पावर क्या थी? पावर थी the rate of change of work with respect to time, ठीक है जी। या फिर इसको प्रॉपरली कर लेते हैं, dW by dt कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, W को कैसे खोल सकते हैं? W को खोल सकते हैं थ्रू फोर्स इनटू डिस्टेंस से, और ये बन जाएगा dt। फोर्स क्योंकि कांस्टेंट है तो फोर्स को बाहर खींच के ले आओ, तो ये बन जाएगा ds इंटू डी टी। ds इंटू डी टी क्या था? दैट वाज वेलोसिटी। सो बेसिकली पावर इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, हमने ये प्रूव कर दिया, ठीक है जी। काफी सिंपल डेरिवेशन है, काफी इजी है। बट इसका कैच क्या है? इसका कैच ये है कि इसमें फोर्स बाकायदा कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। अगर इसमें फोर्स कांस्टेंट नहीं होगी ना, तो ये आपको इस डिफरेंशियल से बाहर खींच के नहीं ला सकते इसको, ठीक है। यू कांट से दैट। तो फोर्स इसमें जो है वो कांस्टेंट ही है। अच्छा, अ ब्लॉक इज पुल्ड अप अ स्लोप बाय अ वायर अटैच्ड टू अ मोटर एज शोन इन फिगर 3.1। तो मोटर जो है वो ब्लॉक को ऊपर खींच रही है वायर के थ्रू। द यूजफुल पावर आउटपुट ऑफ द मोटर, डी लिखना जरूरी है? नो, डी लिखना जरूरी नहीं है, आप डेल्टा डेल्टा भी करके आ सकते थे, ठीक है, वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। बट डी, डी द मेन थिंग इज द डिफरेंशियल वाली चीज, ठीक है। बहरहाल वो नहीं करो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छा, द यूजफुल, क्योंकि एएस के उसमें कोर्स में ना ही A2 के कोर्स में डिफरेंशिएशन है ही नहीं, ठीक है। द यूजफुल पावर आउटपुट ऑफ द मोटर इज 56 watts. The block has a weight of 430 newtons and travels with constant velocity along the slope at an angle of 11 degree to the horizontal. सबसे पहले इसका मतलब बताओ, constant velocity का मतलब क्या हुआ? Any significance that we can derive from the word constant velocity in this example? No acceleration. Acceleration equals to 0. That means this is in equilibrium, ठीक है जी। So this is in equilibrium. Yes. अच्छा, तो ये हो गया और ये सब कहानी हो गई। Assume that there are no resistive forces, कोई resistive forces नहीं है, ठीक है जी। तो जरा हम ये देख लेते हैं इसमें कैसे कैसी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इस ब्लॉक पे। तो कौन कौन सी फोर्सेस जो है वो इस ब्लॉक पे एक्ट कर रही होंगी, ठीक है। कौन कौन बताएगा जल्दी जल्दी सारी? वेट shall be acting from the center of gravity downwards, ठीक है। डायरेक्शन भी बता दे जाए साथ साथ। नॉर्मल फोर्स कैसे मार्क करूं? रेजिस्टिव फोर्स नहीं है मिसबा, वो उन्होंने बोला है कि कोई अज्यूम करो नो रेजिस्टिव फोर्सेस। परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये हो गई हमारी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। और कोई फोर्स होगी इसमें? टेंशन, नॉट ड्राइविंग फोर्स, टेंशन होगी क्योंकि वायर है तो वायर को खींचा जा रहा है, टेंशन खींच रही है। और टेंशन मैंने मार्क भी कर दी गलती से, ठीक है। टेंशन ऐसे मार्क ऐसे हो रही है, ठीक है जी। अच्छा, नाउ बिकॉज दिस इज एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है जी। अच्छा, कैलकुलेट द टेंशन टी इन द वायर, ठीक है। एनी आइडियाज हाउ वी विल कैलकुलेट द टेंशन टी इन दिस वायर? ये सारी इंफॉर्मेशन यहीं पे लिखी हुई है, सब कुछ लिखा हुआ। तो कैन वी कैलकुलेट द टेंशन टी इन द वायर समहाउ? यस। तो मिसबा कह रही है कि इसको रिजॉल्व कर ले। एक कंपोनेंट होगा ऐसा वेट का, एक कंपोनेंट होगा वेट का ऐसा, ठीक है जी। W को अगर हम रिजॉल्व कर लें तो दो कंपोनेंट निकलेंगे ऐसे, एक होगा W cos 11 ये वाला, एक होगा W sin 11 ये वाला, ठीक है जी। W cos 11 ये, W sin 11 ये। और अगर आप देखोगे तो W sin 11 will be equals to tension T because you're in equilibrium. So W sin 11 क्या है? W is 430,
उसका sin 11 will be equal to the tension. So what is the tension working out to be? 82.048. We are getting the answer as 82 न्यूटन्स, क्योंकि ये 2 सिग्निफिकेंट है, ये भी 2 सिग्निफिकेंट है, ठीक है। अच्छा आगे चलो, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ब्लॉक। स्पीड कैसे निकलेगी इस ब्लॉक की? वंस अगेन सब कुछ इधर इधर ही मिलेगा आपको, ठीक है। नो अदर स्लाइड्स आर नीडेड फॉर दिस। P इक्वल्स टू एफ बी, वेरी गुड। सो हम पावर इस्तेमाल करेंगे कि वो फोर्स वेलोसिटी के बराबर है। पावर उन्होंने दी हुई है, ये दी हुई 56 वॉट्स मोटर आउटपुट करती है। वो 56 वॉट्स इस्तेमाल हो रहे हैं ब्लॉक को ऊपर लाने में थ्रू अ फोर्स ऑफ, फोर्स कितनी है? टेंशन जो 82 है उतनी है, और वेलोसिटी होगी कोई ना कोई जिससे पुल अप कर रहे हो, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी। व्हाट इज दिस आंसर वर्किंग आउट टू बी? आई बिलीव इट्स 0.6829, 0.6829। एंड लेट्स जो है गिव दिस आंसर टू 2 सिग्निफिकेंट, तो 0.68 हो गया हमारा आंसर, ये वाला। अच्छा, the rate of increase of gravitational potential energy of the block is equal to the useful power output of the motor, ठीक है। one of the other reasons is that there is no work done against resistive forces. By considering the motion of the block, state another reason for this, ठीक है। बात को समझे पहले, वो कह रहे कि जितना काम मोटर करती है वो सब कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इंक्रीज में जा रहा है और कहीं नहीं जा रही है एनर्जी, ठीक है। एक रीजन उन्होंने बताया कि कोई रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं है तो उसके अगेंस्ट कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है। और कहीं क्यों नहीं जा रही एनर्जी? और कोई जिस तरह से एनर्जी जा सकती थी कहीं, तो व्हाई इज देयर नो एनर्जी गोइंग एनीवेयर एल्स? सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्यों इंक्रीज हो रही है? कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी होने की वजह से क्या होगा? यस, परफेक्ट। सो नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है जी, वेरी गुड। दी मोटर हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 80%, मोटर की एफिशिएंसी जो है वो 80% है। कैलकुलेट द टाइम फॉर एन इनपुट ऑफ 1.2 किलो जूल टू बी सप्लाइड टू दी मोटर, ठीक है जी। कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर एन इनपुट एनर्जी ऑफ 1.2 किलो जूल्स टू बी सप्लाइड टू दी मोटर। हमें कोई डिस्टेंस या कोई और चीज तो नहीं दी हुई है, तो उधर ही है, मतलब उधर ही है सब कुछ। नथिंग एल्स गिवन। हाइट तो निकाल भी नहीं सकते, डिस्टेंस कोई सा भी नहीं दिया हुआ। वेलोसिटी हमने निकाल ली है, लेकिन अच्छा, द मोटर हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 80%, ठीक है जी। हमें निकाल लेना है कि, ठीक है, अच्छा 80% इस मोटर की एफिशिएंसी है, ठीक है जी। अब ये सप्लाई करते हैं 1.2 किलो जूल टू 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 योर मोटर, ठीक है। दे सप्लाई 1.2 किलो जूल्स टू योर मोटर। अब उसमें से 80% कोई यूजफुल काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, वो यूजफुल काम 80% जो यूजफुल काम जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? वो किधर किधर अप्लाई हो रहा है? सो लेट्स सी दैट वो 80% जो यूजफुल काम है वो उन्होंने बताया हुआ है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इंक्रीज में जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो ये कर लेते हैं कि 80% निकाल लेते हैं, इसका क्या होगा, ठीक है। लेट्स जस्ट डू दैट जल्दी से। सो 80/100 ऑफ 1200 इज हाउ मच? कितने जूल्स आएंगे ये? आई बिलीव 960 आ रहे होंगे, 960 जूल्स। मतलब जो यूजफुल आउटपुट पावर है ऑफ द मोटर, आउट यूजफुल पावर, यूजफुल एनर्जी आउटपुट है ऑफ द मोटर, वो 960 जूल्स है। मतलब 960 जूल्स ये मोटर काम करती है जब इसको 1.2 किलो जूल दिए जाते हैं। अच्छा, अब ये 960 जूल कहाँ जा रहे हैं? 960 जूल जा रहे हैं पूरा पूरा ब्लॉक की हाइट रेस करने के लिए, ठीक है जी। ब्लॉक की हाइट रेस करने के लिए जा रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे हमें पावर दी गई है। पावर क्या थी? पावर थी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। पावर क्या थी? पावर जो थी दैट वाज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। तो मोटर को जो एनर्जी दी जा रही है उसको अगर टाइम से डिवाइड करेंगे तो पावर आ जाएगी। यानी इस बात का क्या मतलब हुआ कि उन्होंने जो पावर दी हुई है 56 वॉट्स की, 56 वॉट्स की जो पावर है मोटर की, दैट इज कमिंग थ्रू 960 डिवाइडेड बाय dt, जो हमें निकालना है डेल्टा टाइम। वी नीड टू वर्क आउट कि कितनी देर लग रही है जो इसको करने में हमें लगी। तो डेल्टा टाइम विल वर्क आउट टू बी 960 डिवाइड बाय 56, and that is 17.14 seconds. Let's code this to 17 seconds. ठीक है, any problems with this question?